नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कार्यक्रम शुरू करने के पहले एक बार आप सबसे अनुरोध, क्यूबाइब नेटवर्क को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे जितने नेटवर्क है QYB.in, प्रकाश TV.in, सबको अगर आप फॉलो करेंगे, लॉग इन करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी मदद होगी। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मित्रों, ऐसा लग रहा है कि जब आप अहंकार में आ जाएं, आपको लगने लगे कि सारी दुनिया आपसे गवर्न होती है और आप किसी का भी कुछ भी बिगाड़ सकते हैं, आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता और आप इस मद में चूर हो जाते हैं। फिर आपको लगता है कि आपके ही हिसाब से पूरी दुनिया चलने वाली है। क्यों? बड़े बड़े फिल्मी सितारे आपके दोस्त हैं, बड़े बड़े स्टार आपके दोस्त हैं, बड़े उद्योगपति आपके दोस्त हैं, बड़े नेता आपके दोस्त हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सारे लोग आपके दोस्त हैं, मित्र हैं। कैबिनेट मिनिस्टर आपके मित्र हैं, बड़े उद्योगपति मित्र हैं। तो आपका कौन क्या बिगाड़ सकता है? पुलिस को तो फिर वो जेब में लेकर के चलते हैं, अदालत को, कानून को वो जेब में लेकर के चलते हैं और अपनी मर्जी से जो आता है वही करते हैं। इस अहंकार का एक नाम है बॉलीवुड में सलमान खान। और पिछले 30 वर्षों से लगभग उनकी तूती बोलती रही बॉलीवुड में। जिसका चाहा, जब चाहा करियर तबाह करने का कर दिया। और उनके इस वाण से शायद ही कोई एक्टर बचा हो। हाल में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे विवेक ओबराय की जिंदगी उन्होंने तबाह की, लेकिन विवेक ओबराय बाउंस बैक किए और आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और कम से कम सलमान खान से अधिक औकात रखते हैं, आर्थिक मामलों में संपत्तिवान हैं। हमने आपको सोनू निगम के बारे में बताया था, हमने अरिजीत सिंह के बारे में बताया था। ऐसे स्टार्स की, म्यूजिशियन की, म्यूजिक डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की, फिल्म डायरेक्टर की, एक्टर्स की, एक्ट्रेसेस की लंबी लाइन लगी हुई है। जिन्होंने उनके सामने सरेंडर किया, उनका तो उन्होंने साथ दिया, लेकिन जिन्होंने सरेंडर नहीं किया, उनकी जिंदगी को तबाह करने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। चाहे ऐश्वर्या राय हो और कोई और भी एक्ट्रेस क्यों ना हो। उनके नाम, उनके ऐश्वर्या जी के साथ उनका नाम काफी लंबे समय तक जुड़ा रहा और आप सबको मालूम है कि क्या किया उन्होंने ऐश्वर्या राय के साथ, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सलमान खान पिछले 30-35 वर्षों से कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी के जरिए और ऐसे ही बाबा सिद्दीकी जैसे और अपने साथियों के जरिए अंडरवर्ल्ड से उनका बहुत गंभीर रिश्ता रहा है और अंडरवर्ल्ड की धाक पे, ठसक पे उन्होंने जिसको भी चाहा, जिस फिल्म प्रोड्यूसर को चाहा, जिस डायरेक्टर को चाहा, अपनी मर्जी से नचाया। अभी आपको याद होगा कि कपिल शर्मा के शो का भी वो प्रोड्यूसर थे अभी कुछ दिन पहले तक। अभी वो हैं या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ दिन पहले तक कपिल शर्मा के शो को प्रोड्यूस करते थे। छोटे स्क्रीन पर भी उनकी तूती बोलती थी। बिग बॉस जैसा एक बहुत ही वाहियात किस्म का रियलिटी शो लेकर के आए, बहुत लेकिन हिट हुआ। क्या करेंगे आप, इस तरह के शोज को अगर परोसेंगे तो उनके व्यूअर्स भी आपको मिल जाएंगे, वो भी हुआ। लेकिन अभी हाल में एक और एक्टर ने अपना एक संक्षिप्त इंटरव्यू दिया है और वो एक्टर छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़े लीजेंड के घराने से उनका ताल्लुक है, बहुत बड़े। और वो लीजेंड है और कोई नहीं, मुकेश। ऐसे मधुर संगीतकार, ऐसे मधुर गायक, गीतकार, संगीतकार और आप समझिए कि वो गीतकार कोई और होता था, संगीतकार कोई और होता था, लेकिन आवाज जब मुकेश की होती थी तो ऐसा लगता था कि वो गीतकार भी वही है, संगीतकार भी वही है। इस तरह की मखमली आवाज थी मुकेश की। उनके पोते नील नितिन मुकेश, उनका एक इंटरव्यू आया। उन्होंने कहा कि साहब, बॉलीवुड में क्या हो रहा है? बॉलीवुड में तो एक प्रकार से, वो ये शब्द उन्होंने नहीं कहा कि गुंडागर्दी चलती है, लेकिन वो लब्बुल-लुआब उनका यही था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। जिनके पास ताकत है साहब, उनकी चलती है। और उनकी कैसे कैसे चलती है? उन्होंने कहा कि फिल्मों के जो शोकेसिंग होते हैं पिक्चर हॉल में, उसमें अगर आपके फिल्म को, मल्टीप्लेक्स में अगर आपके फिल्म को सुबह 11 बजे का टाइम मिले
और उसी से दूसरे के फ़िल्म को आपको शाम का इवनिंग शो का टाइम मिले या नाइट का मिले टाइम, तो वो बेटर है या सुबह 11 बजे का शो का बेटर है या सुबह 10 बजे के शो का बेटर है? ये शोकेसिंग का धंधा उन्होंने समझाया कि किस प्रकार से फ़िल्में फ्लॉप हो रही हैं, किस प्रकार से बॉलीवुड अब डिके कर रहा है और बॉलीवुड आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो जाएगा। और वो खत्म होने के लिए उन्होंने कुछ गैंग के बारे में इशारा किया। पूरी तरह से तो बेचारे बोले नहीं क्योंकि डर लगता है, ऐसे मुखर होकर के कौन बोले उनके खिलाफ। कोई क्वाइब नेटवर्क तो है नहीं, एक्टिंग तो उन्हें करनी नहीं है, जो डंके की चोट पर उन सबके करतूत को सामने लाने का काम कर रहा है। तो उन्होंने पर्दे में नील नितिन मुकेश ने कहा कि फिल्मों की जो शोकेसिंग होती है, पिक्चर्स हॉल में जो लगते हैं फिल्म, उसकी अगर पोजीशनिंग आपकी सुबह की हो जाए या दोपहर की हो जाए, तो मैटनी शो भी अगर 11 बजे हो, 12 बजे हो, मैटनी शो भी लोग देखा करते थे पूर्वाह्न में जिसको कहते हैं आफ्टरनून का जो शो होता है, उसको लोग देख भी लेते थे। लेकिन इवनिंग शो बहुत ही पॉपुलर होता था, सबको मालूम है। टेलीविज़न में अगर आप न्यूज़ के ज़माने में जाएँ, न्यूज़ के जॉनर में जाएँ, तो आपको प्राइम टाइम कहलाता है रात 9 बजे का। और अब तो लोग 7 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक लोग प्राइम टाइम कहते हैं क्योंकि उस वक़्त लोग घर में होते हैं और उसको देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं। लेकिन फ़िल्मों के मामले में वो भी शाम को लोग जब ऑफिस से आ जाते हैं तो चलते हैं आज 6 से 9 देखने के लिए। तो ये जो इवनिंग शो होता है वो सबसे पॉपुलर टाइम होता है फ़िल्म के लिए। और नील नितिन मुकेश इसको एक्सपोज़ कर रहे थे कि फ़िल्मों की टाइमिंग जिस प्रकार से बॉलीवुड में कुछ गैंगस्टर ने उस पर कब्जा कर लिया है कि किस एक्टर के फ़िल्म को, किस प्रोड्यूसर के फ़िल्म को फ्लॉप करवानी है। तो इस तरह से साजिशें होती रही और इनकी फ़िल्मों का ये इनकी जो फ़िल्में आई, वो बहुत शिकार रहीं। नील नीतीश मुकेश ये कहते हैं कि बुलिंग जो आपने मैंने आपको कई बार दिखाया होगा कि सुशांत को किस प्रकार से इन बड़े स्टार्स ने उनके खिलाफ भद्दी-भद्दी, भद्दे-भद्दे कमेंट्स किए, उनको बुली किया। वही नील नितिन मुकेश कहते हैं कि साहब मेरे साथ बुलिंग तो मेरे स्कूल से शुरू हो गया था, लेकिन बाद में जब फ़िल्मों में मैं आया, तो बड़े-बड़े लोग मुझे इतना अ, एक इस प्रकार से ट्रीट किया कि मैं तो कई बार मुझे लगा कि मैं हार जाऊँगा, डिप्रेशन में चला जाऊँगा। और कई बार मेरे स्किन को लेकर के कहा गया कि भई आपका इतना गोरा स्किन है कि आप हॉलीवुड स्टार लगते हो, तो आप बॉलीवुड में काम नहीं कर सकते हो। अब साहब देखिए, स्किन इतना स्मार्ट, इतना खूबसूरत व्यक्ति जो स्टार लगता है, वाक़ई में स्टार लगता है, हीरो लगता है, उसको कह रहा है कि हॉलीवुड में तुम्हारी जगह है, बॉलीवुड में नहीं है। तो बॉलीवुड में कौन चलेगा साहब? तो ये छिछोरे किस्म के एक्टर चलेंगे, जो अभी तक बुड्ढे हो गए हैं, अभी तक वो इंडस्ट्री से हटना नहीं चाहते हैं। और ऐसे जो न्यूकमर्स हैं, ऐसे जो स्टार हैं, उनको आगे लाने में इनकी नानी मर जाती है। तो ये उनको पीछे ढकेलने के लिए किस-किस प्रकार का बुली कर रहे हैं, ये नील नितिन मुकेश ने खुलासा किया कि साहब मेरे स्किन को लेकर के टिप्पणियाँ की गई और जो मेरी फ़िल्में आई, उनकी पोज़ीशनिंग ठीक नहीं की गई। आज अगर एक पोज़ीशन खाली आप कर दें फ़िल्मों का मल्टीप्लेक्स में, उसके बाद भी कई बार फ़िल्में नहीं चलती हैं। मान लीजिए कि आपकी पोज़ीशनिंग हो गई 6 से 9 के बीच में आपने पोज़ीशन किया, उसके बाद भी आपकी फ़िल्में फ्लॉप रह सकती हैं अगर फ़िल्मों में दम नहीं है। और कई बार ऐसी टाइमिंग अगर खराब भी हो लेकिन फ़िल्मों की कथानक बहुत अच्छे हों, तो वो हिट भी कर जाती है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। नील नितिन ये समझाना चाह रहे थे कि साहब 11 बजे अगर हम कोई फ़िल्म लगाएँगे, कौन वर्किंग डे में जाएगा देखने के लिए? फिर उनके लिए बचता है सैटरडे और संडे। तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ बिज़नेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि लोग सैटरडे, संडे को एन्जॉय करना चाहते हैं, मल्टीप्लेक्सेज़ में देखना चाहते हैं। और उन्होंने बड़ी शानदार तरीके से सब समझाया कि कैसे दौर में बदलाव आया है। पहले एक पिक्चर हॉल में लोग जाते थे, अब एक ही जगह पे कई पिक्चर्स हॉल हैं, जिसको मल्टीप्लेक्स कहते हैं। एक ही जगह में कई पिक्चर हॉल आपको टॉकीज़ मिल जाएँगे। उस पिक्चर हॉल में किसी में ये मूवी लगी है, किसी में ये मूवी लगी है। अब उसमें भी मल्टीप्लेक्सेस के भी एक कैंपस में कई मल्टीप्लेक्स हैं, उसमें भी ये नहीं है कि 6 से 9 के स्लॉट में उनके मूवी जाएँगे। उनके ही मूवी जाएँगे जो वहाँ पर हफ्ता चढ़ाएगा, मतलब जो वहाँ पर दरबारी करेगा, जो वहाँ पर हाज़िरी लगाएगा। ये इशारा कर रहे थे नील नितिन मुकेश।
कि इस गैंग के पास जो हाजिरी लगाएगा जाकर के, जो बताएगा कि हाँ साहब, आपकी कृपा हमारे ऊपर बरस जाएगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब कृपा के लिए जो नहीं गया, तो उनको 11 बजे का स्लॉट मिला, और जो कृपा के लिए चला गया, उनको 6 से 9 चला गया। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आपको, हमको, सबको मालूम है, कुछ दिन पहले गोविंदा ने कहा था कि साहब मेरी फिल्में बनकर के रेडी हैं, मेरी फिल्म बनकर के रेडी है एक फिल्म, लेकिन उनको कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूटर मिल रहा है? क्योंकि फोन आ गया है कि इनके मूवी को कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। सोनू निगम ने कहा कि मैं गाना रिकॉर्ड कर चुका हूं और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे सैकड़ों गाने डब कर दिए गए, और मेरी मेरी इजाजत के बगैर, मुझे सूचना दिए बगैर डब कर दिए गए। और मुझे तो यहां तक कहा गया, एक स्टार का उन्होंने नाम लिया, स्टार का क्या, इसी सलमान खान का नाम लिया, कि वो तो कहने लगे कि मैं भी आपसे बेहतर गा सकता हूं, और कभी कभी तो मेरे गाने के, जो मेरे रिकॉर्ड हुए थे गाने को, उन्होंने डब कर दिया अपनी आवाज में। जहां जहां मेरी आवाज थी, उन्होंने अपनी आवाज में डब कर दिया और मेरी जगह पे किसी और सिंगर को बुला लिया। तो ये सब हो रहा है, और ये सब कौन कौन बता रहा है? अब चाहे वो सोनू निगम हो, चाहे वो गोविंदा हो। गोविंदा, आजकल आपने देखा होगा कि कहानी आई थी कि गोविंदा के पैर में गोली लग गई और 4 बजे रात को। वो कहानी भी कहानी थी, उसमें भी कुछ ना कुछ खेल है। फिर ये उड़ाया गया कि गोविंदा आजकल डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। कुछ दिन पहले गोविंदा का प्रेस कॉन्फ्रेंस हवा में बहुत, फिजा में बहुत तैर रहा था, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोविंदा ने कहा था कि मेरी फिल्म बन के रेडी है, लेकिन कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। तो चाहे सोनू निगम हो, नील नितिन मुकेश हो, अरिजीत सिंह हो, विवेक ओबराय हो, गोविंदा हो, इन सबकी हालत किसने खराब की? अरिजीत सिंह के बारे में मैंने आपको बताया था कि अरिजीत सिंह ने माफी लिखा, पत्र भेजा कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। नहीं माना, सौदेह माफी मांगा, नहीं माना। सार्वजनिक रूप से उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया और उसमें कहा कि आप कृपा करके मेरे इस गाने को अपने फिल्म से नहीं हटाइए। लेकिन एक नहीं सुनी, और वो कौन थे शख्स? वो शख्स एक ही है, सलमान खान। ऐसा तो है नहीं कि मेरा सलमान खान से या क्यूबाइब नेटवर्क का सलमान खान से कोई जाति दुश्मनी है, कुछ नहीं। मैं भी उन्हें पसंद करता रहा हूं, एक बहुत अच्छे एक्टर रहे हैं। 90s के जमाने में अच्छी फिल्में उन्होंने दी, बहुत अच्छे एक्टर थे। लेकिन 90s के जमाने से ही जैसे जैसे इनकी फिल्में हिट होती गईं, इनका गुरूर बढ़ता गया। और गुरूर बढ़ा क्योंकि 90s के दौर में बोलबाला था माफियाओं का, जो दुबई से सारा कारोबार 90s में, 92 के बाद जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद वो यहां से जो भागा दाऊद, वो फिर अपना बेस दुबई बनाया, फिर उसके बाद पाकिस्तान बनाया, और दुबई और पाकिस्तान के रास्ते मुंबई को नियंत्रित करता रहा। और उस दौरान कौन कौन पॉलिटिशियन थे, ये बताने की जरूरत नहीं, मैं कई बार अपने शो में बता चुका हूं कि शरद पवार की उस पर क्या कृपा रही, और बाकी नेताओं की क्या कृपा रही, कांग्रेस पार्टी की क्या कृपा रही, सब लोग जानते हैं। इन पार्टियों ने किस प्रकार से बॉलीवुड सरगनाओं, अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर के अपना साम्राज्य चलाया, और अभी भी वो साम्राज्य बदस्तूर चला रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर यह है कि एक एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने एक प्रेडिक्शन कर दिया। एक बार पहले भी किया था, लेकिन आजकल चर्चा में है उनका प्रेडिक्शन। उनका प्रेडिक्शन है कि सलमान भाई बहुत दिनों के मेहमान नहीं है। 59 साल उनकी आयु है, और 67 साल आते आते उनकी उनका निधन हो जाएगा। भगवान न करे, ईश्वर न करे, मैं भी प्रार्थना करता हूं कि ऐसा हो, ये प्रेडिक्शन सफल हो, मैं नहीं चाहता हूं। कोई किसी की इस तरह की आ, दुआ करेगा नहीं कि उनकी मौत हो जाए। लेकिन प्रारब्ध ऐसा है कि आपको किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। और अब ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड में 2020 में जो एक घटना हुई, सुशांत और दिशा की मृत्यु के बाद, और उसके बाद से जो बायकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चला, उसका नतीजा यह है कि बॉलीवुड तब से लगातार फेल करता जा रहा है, लगातार। और पिक्चर हॉल तो अब नहीं ही चलेंगे, वो तो खैर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हो रहा है।
नेटफ्लिक्स आ रहा है, मैक्स आ रहा है, जी प्राइम आ रहा है, अमेज़न प्राइम आ रहा है। ऐसे जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म हैं, वहाँ पर तो आप रिलीज़ कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी फ़िल्में दिखा सकते हैं। वो एक नया पैटर्न आया है, जो लोग मूवी थिएटर से बाहर आकर के ऐसे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे देख सकते हैं। लेकिन वो जो मज़ा था पॉपकॉर्न वाला, वो ख़त्म हो गया। वो टेक्नोलॉजी की वज़ह से कहिए या सुशांत और दिशा की बददुआ का असर कहिए। एक तरफ बॉलीवुड अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के युग में कौन हिट होगा, कौन फेल होगा कहना मुश्किल है। पिक्चर हॉल में तो इन्होंने काट निकाल लिया था। 200 करोड़ कमा लिया, 400 करोड़ कमा लिया, ब्लैक मनी का पूरा खेल चल रहा था इन खान ब्रदर्स का। और खास तौर से खान ब्रदर्स की जितनी मूवी आ रही थी वो 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़ इस तरह से ये सेल करते थे। और सेल कैसे होता था ये नील नितिन मुकेश ने समझाया कि साहब इनके प्रोड्यूसर जाकर के स्वयं टिकट खरीद लेते हैं और कहते हैं कि ये पूरा ये तुम्हारे थिएटर की कैपेसिटी मान लीजिए 500 है तो 500 की का टिकट मैं ही खरीद लेता हूं और उसमें सारे ब्लैक मनी उसमें एग्जॉस्ट हो जाते थे। और ये ब्लैक मनी कहां से आता था? समंदर पार से आता था, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से। ये पूरा रैकेट चल रहा था और बॉलीवुड उसका एक बहुत बड़ा तंत्र बना हुआ था। ब्लैक मनी का खेप पाकिस्तान से आता था अंडरवर्ल्ड के माध्यम से और उस सारे ब्लैक मनी को इसी मल्टीप्लेक्सेस में टिकट खरीदने में खपाया जाता था और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी में प्रवेश करता था। इतना शानदार रूट था जिस रूट के बारे में बड़े बड़ों को अंदाजा नहीं होगा। अब साहब मान लीजिए कि सलमान खान ने कोई मूवी बनाई, उनकी मूवी चल नहीं रही है, तो उन्होंने कहा कि भाई किसी व्यक्ति को कहा कि भैया मुझे ये मूवी बड़ी पसंद आ गई है, मैं सारे टिकट खरीदता हूं, कौन रोक लेगा? उनके पास पहुंच गया पैसा साहब, कैश में आप चले गए, कैश में दे दिया। अब आजकल तो लोग जा रहे हैं वैसे पेटीएम और फोन पे वगैरह करते हैं, लेकिन सिनेमा हॉल में ज्यादातर लोग अभी भी कैश में जाकर के टिकट खरीदते हैं। तो कैश में टिकट चला गया साहब। अब उस कैश में कितने नकली नोट हैं, कितने असली नोट हैं, ये भी पता नहीं है, लेकिन ब्लैक मनी तो है ही है। जो काला धन है, जो घूस से कमाया गया है, कमीशन से कमाया गया है, बड़े बड़े ऑफिसर्स के, अधिकारियों के, पुलिस के, ड्रग से जो काले धन बनाए गए हैं। ड्रग से जो काले धन बनते हैं मतलब उसका टैक्स नहीं दिया जाता, वो टैक्सेबल नहीं है, उसकी कहीं कोई जमा खर्च नहीं है, कोई उसको बता नहीं सकता है कि कहां से पैसा आया, क्या आया, कहां खर्च हुआ, इसकी कोई आपको रिकॉर्ड नहीं रखनी है। तो ये ड्रग कार्टेल का जो पैसा होता था और पाकिस्तान से जो पैसे आते थे तो उसमें नकली नोट भी खप जाते थे। मान लीजिए कि 100 नोट है उसमें से एक डाल दिया और इसी तरीके से 1000 में से आप समझ लीजिए 10 नोट चले गए, फिर 1 लाख पे कितने नोट चले गए। इतने नोटों को धीरे धीरे मार्केट में खपाया जाता था। अब जहां 100 नोट हो रहे हैं वहां एक नोट निकल गया। अब वहां तो मशीन में लगाए हुए नहीं है साहब, छोटे छोटे नोट निकालते हैं। तो नकली नोटों का भी कारोबार चल रहा था और ब्लैक मनी का कारोबार चल रहा था। ब्लैक मनी का जो धंधा था उसके लिए बहुत ही माकूल जगह है फिल्मी दुनिया। और पिछले 30-35 वर्षों से इन लोगों ने मल्टीप्लेक्स में अगर फिल्में नहीं चलती हैं तो ब्लैक मनी को खपाने का एक नया रास्ता निकाला था। अब वो ब्लैक मनी, चूंकि फिल्में नहीं चल रही हैं तो ब्लैक मनी पर ही आश्रित रहना पड़ेगा। तो ब्लैक मनी के लिए जो और बिजनेस हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। वो और बिजनेस क्या है साहब? तो वो उसमें रियल एस्टेट है, उसमें आपको ड्रग है और और भी सेक्स रैकेट है। इन सारे रैकेट्स में इन सारे रैकेट्स के पैसे, और ये सारे रैकेट्स ध्यान रखे हजारों करोड़ का इंडस्ट्री है, ये छोटा मोटा इंडस्ट्री नहीं है। हजारों करोड़ की इंडस्ट्री है, उनसे पैसे ये ब्लैक मनी कमाते थे और इनको ये फिल्मों में खपा देते थे। अब आप सोचिए साहब, ये बिजनेस मॉडल है। आईपीएल, ये जो क्रिकेट है, ये भी वही है साहब, थोड़ा का ही फर्क है। इसमें भी ब्लैक मनी का खूब बोलबाला चल रहा है, भयंकर। जहां पे पब्लिक का इंटरफेस हो रहा है 200, 400, 500, 1000 रुपए तक का, और उसमें टिकट बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, वहां पे इस तरह के ब्लैक मनी को खपाना बहुत ही आसान काम है। और इसीलिए आईपीएल का भी ये धंधा खोला गया था कि ये आईपीएल के मैचेज होंगे, चीयर लीडर्स डांस करेंगी, वहां पर शराबों का दौर चलेगा, नाच गाने होंगे और फिर
ये ब्लैक मनी को वहां पर खपाया जाएगा और बड़े-बड़े फिल्म स्टार्स भी इन आईपीएल्स टीम को खरीदने लगे थे। ये पूरा एक खेल था, ये पूरा एक तंत्र था। अब मुझे नहीं मालूम कि अब वो नॉर्मलाइज़ हुआ है, व्हाइट में वहाँ पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि आईपीएल के खेल में आज भी 70 से 80% नकली कारोबार चल रहे हैं, एज़ फार एज़ फाइनेंशियल ऑपरेशन इज़ कंसर्न्ड। ये जो आईपीएल का पूरा खेल था, आज ललित मोदी फरार है। ललित मोदी को भारत सरकार ढूंढ नहीं पा रही है, आपको मालूम होगा। ललित मोदी गायब हो गया है। तो बॉलीवुड, क्रिकेट, ये दोनों एक हो गया था और इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति की रुचि क्रिकेट में खत्म हो गई थी। तो क्रिकेट में भी ये धंधा खप रहा था। अब ये अभी दुबई में मैच चल रहे हैं और शारजाह में मैच पहले भी होते थे, आपको याद होगा। शारजाह में कौन मैच देखता था? वो फोटोग्राफ आज भी बहुत चर्चित है, मालूम है ना आपको? शारजाह का वो चश्मा वाला फोटोग्राफ। तो शारजाह में क्रिकेट, बॉलीवुड और क्राइम, ये ये तीन सिनेमा कहते हैं उसको, 3C, सिनेमा, क्रिकेट और क्राइम, ये पूरा बिक रहा था और पिछले 35 वर्षों से इस पर लोगों ने अपनी गाढ़ी पूंजी लगाई। पूंजी मतलब ब्लैक मनी लगाई जो कमा रहे थे और उसका बारा न्यारा किया। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि ये जो तीनों सी है, उसके जो बड़े-बड़े झंडाबरदार हैं, अब प्रकृति बदला ले रही है। जो प्रेडिक्शन है, उसके हिसाब से सलमान भाई को संभवतः ऐसा कैंसर है जो क्यूरेबल नहीं है, जो ठीक नहीं हो सकता है। और भविष्य भविष्यवक्ता तो ये तक कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी इस बीमारी से सफर कर रहे हैं और अधिकतम आयु उनकी 67 साल है। 67 साल की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। ये प्रेडिक्शन हो रहा है और ये भी कहा उन्होंने कि लॉरेंस बिश्नोई से तो ये बच जाएंगे, लेकिन इस बीमारी से नहीं बच पाएंगे। दूसरे स्टार शाहरुख खान के भी बारे में उन्होंने प्रेडिक्शन किया है और दोनों, एक का जन्म नवंबर में है, दूसरे का जन्म दिसंबर में है। नवंबर और दिसंबर माह के दोनों इनका जन्म है 1965 और 67 वर्ष की आयु में इनके निधन की बात प्रेडिक्ट की गई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये कितना गलत है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि ये गलत हो, ये भविष्यवाणी पूरी तरह से गलत हो। लेकिन उस भविष्यवक्ता ने दावा किया है कि सलमान खान उस गंभीर बीमारी से ऑलरेडी गुजर रहे हैं और उनकी अधिकतम आयु 67 साल है। उन्होंने और भी प्रेडिक्शन किए हैं, लेकिन सलमान की जान खतरे में है बतौर एस्ट्रोलॉजर। ये मैं दावा नहीं कर रहा हूं, मेरा नेटवर्क दावा नहीं कर रहा है, लेकिन बतौर एस्ट्रोलॉजर सलमान खान की जान खतरे में है। अब जो दिशा और सुशांत के प्रशंसक हैं, जिन्होंने पिछले 5 साल से बायकॉट बॉलीवुड का अभियान चलाया हुआ है, अब लगता है कि शायद उनकी बद्दुआ ऐसे स्टार्स पे लगनी शुरू हो गई है, अगर ये प्रेडिक्शन सही होता है तो। फिर जब मैंने आपको कहा कि ऊपर वाले से सबको डरना चाहिए और जब आप अपनी तूती अपने अहंकार में बुलवाते हैं या जब तक आपकी तूती बोलती है, तो वक्त आता है जब आपसे सब कुछ हिसाब कर लेता है और आज आपको शायद लोगों की बद्दुआ झेलनी पड़ रही है। ऐसे ऐसे लोगों को के कैरियर को आपने बर्बाद किया, तबाह किया, तो प्रकृति आपसे बदला ले लेगी। इस पर जरूर लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इस पर लोगों को नजर रखनी चाहिए कि कोई देख रहा है, कोई ऊपर वाला है जो देख रहा है, वो आपके कर्मों की सजा आपको देगा। आप कानून से बच जाएंगे, आप पुलिस से बच जाएंगे, आप नेता को पटा लेंगे, उद्योगपति को पटा लेंगे, पैसे वालों को पटा लेंगे, फिल्में आपकी हिट हो जाएंगी, ये सब कुछ होगा। लेकिन अगर आपने कुकृत्य किया है तो उसके नतीजे आपको भुगतने ही पड़ेंगे और वो ऐसा लगता है कि शायद खान ब्रदर्स को भुगतना पड़ सकता है। शाहरुख खान के तो बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन सलमान खान के बारे में अब जिन जिन लोगों ने भी कहा है, चाहे वो सोनू निगम हो, चाहे अरिजीत सिंह हो, चाहे विवेक ओबराय हो, चाहे नील नितिन मुकेश हो। नील नितिन मुकेश ने उस तरह से नाम नहीं लिया, लेकिन पर्दे में रहते हुए उन्होंने इशारा कर दिया कि साहब यहाँ चलता है, बॉलीवुड में ये सब बातें चलती हैं और इसी में जीना होगा, ऐसे ही जीना होगा।
नील नितिन मुकेश जैसे स्टार भी एक प्रकार से दुआ कर रहे हैं कि कोई उन्हें ब्रेक दे दे। ये हालात हैं बॉलीवुड में, तो प्रारब्ध आपको छोड़ेगा नहीं। पता नहीं एसआईटी और ये तो जांच कर ही रही है, पता नहीं इनकी भी आंच उन तक पहुंचेगी जो स्थिति लग रही है। तो आने वाला दिन बहुत मुश्किल है सलमान भाई के लिए। हमारी लेकिन दुआ है कि सलमान भाई स्वस्थ तो रहें, ठीक रहें। ईश्वर करे कि ये प्रेडिक्शन, ये जो भविष्यवाणी है, वो गलत हो। आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे क्यूबाइब को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।